तो इजराइल हमास के बीच बंधकों की रिहाई को लेकर अभी रास्ता साफ नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय है कि इससे जुड़े करार में हिजबुल्लाह साथ नहीं है, यानी इजराइल पर खतरा बरकरार रहेगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये हमास की नई रणनीति है जिसमें हिजबुल्लाह को फ्रंट पर रखकर जंग का नया सेंटर लेबनान बॉर्डर पर खुलने का मंसूबा है। इससे इजराइल दो मोर्चे पर युद्ध में घिर सकता है और यही एक सबसे बड़ी खबर है। लेकिन हालात को देखते हुए कैसा अंदेशा लगाया जा रहा है, इस खास रिपोर्ट से समझिए। बंधकों को बचाने के लिए बेचैन बाइडेन और नेतन्याहू अब एक नए चक्रव्यूह में फंस गए हैं। अभी तक हमास हमलावर था, लेकिन अब हिजबुल्लाह ने जंग छेड़ दी। यानी 4 दिन के सीज फायर में इजराइल के हाथ बंध गए हैं, लेकिन उसके दुश्मनों को खुली छूट मिल गई है। क्योंकि सीज फायर की डील सिर्फ हमास के साथ हुई है। इस दौरान ना तो हमास इजराइल पर हमला करेगा, ना ही इजराइल गाजा पर बम बरसाएगा। लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह के लड़ाके इसी ताक में थे कि कब इजराइल में तबाही मचाने का फरमान जारी हो। वैसे भी नसरल्लाह ऐलान कर चुका है कि वो मिडिल ईस्ट से बड़ा युद्ध शुरू करेगा, जिसमें सबसे पहला टारगेट इजराइल होगा। यानी हसन नसरल्लाह ने जो कहा वो अब होने जा रहा है और 4 दिन के सीज फायर से बड़ा मौका फिलहाल नहीं है। इसीलिए पिछले 24 घंटे से हिजबुल्लाह हमले कर रहा है। लेबनान सीमा सुलग रही है, उत्तरी इजराइल पर रॉकेट बरस रहे हैं, दक्षिण लेबनान से मिसाइल दागी जा रही है। यानी अब जंग का सेंटर गाजा नहीं बल्कि लेबनान होने जा रहा है। अब इजराइल को 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ेगा। 4 दिन के सीज फायर के बाद युद्ध की परिस्थितियां पूरी तरह बदल सकती हैं। हमास और हिजबुल्लाह पूरी ताकत से हमला करेंगे। हो सकता है गाजा के बजाय लेबनान को टारगेट करना पड़े, क्योंकि इस वक्त दक्षिणी लेबनान की तरफ से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। जिनका जवाब दे रहे इजराइल ने दक्षिण लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले कर डाले। दक्षिणी लेबनान पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें लेबनान के ज़ूर में हमास के डिप्टी कमांडर को मार गिराया। खलील खराज लेबनान में मौजूद हमास की रॉकेट विंग का फाउंडर था। उसके साथ 3 और हमास लड़ाके मारे गए। इजराइल ने हमला हिजबुल्लाह के अटैक के बाद किया। हिजबुल्लाह ने इजराइल बॉर्डर के पास कमांड सेंटर पर मिसाइल अटैक किया था। जिसके तुरंत बाद इजरायली फाइटर जेट्स ने बैरूत के ऊपर उड़ान भरी और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर बम गिराए। इस दौरान आयरन डोम ने लेबनान से दागी गई मिसाइल अटैक को नाकाम कर दिया, लेकिन इसके बाद भी हिजबुल्लाह के हमले रोके नहीं। अब वो और ज्यादा हमलावर होकर ड्रोन से भी हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने पिछले 24 घंटे में 12 से ज्यादा बड़े हमले इजराइल पर किए हैं। इस बीच हमास और हिजबुल्लाह के बीच मीटिंग का दौर तेज हो गया है और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले बढ़ा दिए। क्या इसके पीछे हमास की कोई चाल है? क्योंकि हमास सीज फायर की वजह से हमले नहीं कर रहा, लेकिन जानकारी यह है कि सीज फायर में भी इजराइल पर हमले रुके नहीं हैं। सवाल यह है कि क्या इजराइल किसी षड्यंत्र में फंस गया? सीज फायर तो है, लेकिन इजराइल पर हमले नहीं रुके। हमास के बजाय हमलों का जिम्मा हिजबुल्लाह के पास। क्या हमास हिजबुल्लाह ने जंग का नया मोर्चा खोल दिया है? हो सकता है यही हमास का ब्लूप्रिंट हो, सीज फायर की आड़ में बड़ी तैयारी हो, जिसमें 4 दिन बाद इजराइल को डबल फ्रंट पर मुकाबला करना पड़े। वैसे सीज फायर पर हिजबुल्लाह की तरफ से साफ कह दिया गया है, हिजबुल्लाह इजराइल और हमास के बीच हुए किसी भी करार का हिस्सा नहीं है।
लेबनान बॉर्डर पर हम इजराइल को लगातार जवाब देते रहेंगे। यानी हिजबुल्ला किसी भी कीमत पर हमले नहीं रोकेगा। इस बीच बाइडेन ने लेबनान बॉर्डर पर हालात के बारे में इजराइल से जानकारी ली। उधर नेतन्याहू भी करार के मामले में इजरायली जनता को जानकारी देने वाले हैं। लेकिन हिजबुल्ला इन 4 दिनों में क्या करेगा, इस सवाल ने अमेरिका और इजराइल की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि हमास के साथ युद्ध विराम पर सहमति हुई है, ना कि हिजबुल्ला के साथ। हिजबुल्ला की कमान नसरल्ला के हाथ में है, जो इन 4 दिनों में बारूदी बवंडर ला सकता है, जिससे इजराइल दहलेगा और 4 दिन बाद इसमें हमास भी शामिल हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो 7 अक्टूबर जैसा हमला फिर से इजराइल को थर्रा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर इजराइल और हमास के बीच अल्प विराम से पहले भीषण जंग देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने गाजा पर कई बड़े हमलों का अंजाम दिया। हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना ने धुआंधार बमबारी की है, लेकिन हमास ने भी रॉकेट हमलों से इजराइल की राजधानी को एक बार फिर से दहला दिया। कई जगहों पर इजरायली सेना और हमास के लड़ाकों के बीच सीधी जंग हुई। अब सवाल ये उठता है कि क्या गाजा में अल्प विराम से पहले ये जंग ज्यादा से ज्यादा इलाकों को अपने कब्जे में रखने की जद्दोजहद है। ये आंशिक युद्ध विराम से पहले का विध्वंस है। 4 दिन का सीजफायर शुरू होने से पहले जहां इजरायली सेना ने गाजा में जमकर बारूद बरसाए, वहीं हमास ने भी इजरायली सेना पर कई रॉकेट दागे। सीज फायर से पहले हमास के रॉकेट प्रहार से तेल अवीव दहल उठा। तेल अवीव की एक मुख्य सड़क पर हमास का रॉकेट गिरा। सीज फायर से 24 घंटे पहले इजरायली सेना हमास के लड़ाकों के खिलाफ बहुत आक्रामक हो गई। इजरायल ने ग्राउंड ऑपरेशन भी तेज कर दिया और गाजा पर लगातार बारूद वर्षा की। पिछले 24 घंटों में दोनों तरफ से गाजा में भीषण जंग हुई। सीज फायर से पहले सबसे बड़ा संग्राम हुआ। पिछले 24 घंटे में गाजा में 200 लोगों की मौत हो गई। अकेले जबालिया कैंप में ही 60 लोगों की मौत हुई। इजरायली हमलों में अल कसाम के रॉकेट फोर्स का संस्थापक मारा गया। हमास चीफ इस्माइल हानिया के पोते की भी मौत हो गई। लेकिन दूसरी तरफ हमास के हमलों में इजरायली सेना के बड़े कमांडर की मौत हुई है। गाजा में जबालिया कैंप पर इजरायल ने सबसे बड़ा हमला किया, जिसमें बच्चों महिलाओं समेत 60 से ज्यादा लोग मारे गए। लगातार हवाई हमलों, बमबारी और ग्राउंड ऑपरेशन के बाद गाजा पट्टी खंडहर में तब्दील हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तरी गाजा की 50% इमारतें तबाह हो चुकी हैं। 23,000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान हुआ है। गाजा के 17 लाख लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ा। पिछले 24 घंटों में दक्षिणी गाजा के खान यूनुस में भी भयंकर तबाही हुई। खान यूनुस के हमाद इलाके में इजरायल ने लगातार बम बरसाए। सीज फायर से पहले नुसरत कैंप समेत कई जगहों पर भीषण जंग हुई। नुसरत कैंप में बमबारी के बाद कई इमारतें नष्ट हो गईं। सिर्फ मलबा ही दिख रहा है। वेस्ट बैंक में भी आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन चलाया। तुलकर्म कैंप पर इजरायल की ग्राउंड फोर्स ने हमला करके हमास के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। इस बीच हमास लड़ाकों के साथ इजरायली सेना की आमने सामने की झड़प हुई। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में बड़ी रेड करके हमास के कई लड़ाकों को पकड़ने का भी दावा किया।
सीज फायर से पहले गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक जब इजरायली सेना ऑपरेशन चला रही थी और फिलिस्तीनी संसद से लेकर गाजा की सबसे बड़ी अदालत पर आईडीएफ का कब्जा हो रहा था, उसी समय हमास भी तेल अवीव और इजरायली सेना पर हमले कर रहा था। जहां हमास के लड़ाकों ने तेल अवीव में पूरी रात रॉकेट से हमले किए, वहीं आमने सामने की जंग के दौरान एक घर में घुसकर हमास के लड़ाके इजरायली सेना पर हमले करते दिखे। घर के अंदर हमास लड़ाके फायरिंग कर रहे थे, बारूद बरसा रहे थे। हमास ने इजरायली सेना के साथ झड़प में 3 इजरायली सैनिकों को मार गिराने का दावा भी किया है। हमास की अल कसाम ब्रिगेड के साथ इजरायली सेना की सेंट्रल गाजा में भी भिड़ंत हुई। गाजा में कई जगहों पर हमास लड़ाकों ने इजरायली सेना पर प्रहार किया। हमास ने कई जगहों पर हमले में आईईडी का भी इस्तेमाल किया। कैसे हमास का हेडक्वार्टर बन गई है सुरंगे और अब इसके विनाश का ऑर्डर दिया गया। बंधकों की रिहाई की उम्मीद लगाए परिवार वालों को इसके अलावा आज बड़ी निराशा भी हाथ लगी। रिहाई से जुड़ी 3 बड़ी खबरें आपको हम दिखाते हैं। पहली बड़ी खबर क्या होने वाली है? इजरायल के बंधकों की रिहाई वाली डील को बड़ा झटका लगा है। आज होने वाली बंधकों की रिहाई टलने की वजहों का खुलासा अभी तक पूरी तरह से नहीं किया गया है। दूसरी बड़ी खबर, हमास के डील पर सस्पेंस के बाद रिहाई कल तक के लिए टाल दी गई है। रिहाई के महज 12 घंटे पहले बंधकों की रिहाई पर जो बात है वो अटक गई है। अब शुक्रवार को हो सकती है बंधकों की रिहाई। और तीसरी बड़ी खबर क्या है? बंधक रिहाई की शर्त से आईडीएफ नाराज है। नेतन्याहू के फैसले के विरोध में उतरी आईडीएफ का साफ कहना है कि गाजा में सीजफायर उनकी हार जैसा होगा। और बड़ी खबर क्या आ रही है इससे जुड़ी हुई, बंधक डील से पहले गाजा में इजरायल की भीषण बमबारी हुई है। खबर आप देखिए, आईडीएफ ने एक इमारत को निशाना बनाया, ताबड़तोड़ हमले में धुआं धुआं हो गई इमारत। עד שניקיתי את החלונות בבוקר. מכאן קודקוד, קבלו פסל תקין שלי, דולב אימפריה. עד שניקיתי את החלונות בבוקר. מכאן קודקוד, קבלו פסל תקין שלי, דולב אימפריה. और गाजा से एक और बड़ी खबर, गाजा में हमास का इजरायली सेना पर पलटवार। हमास के लड़ाकों ने आईडीएफ के वाहन पर हमला किया। हमास ने इजरायली सैन्य वाहन को उड़ाया। और गाजा में इजरायली सेना की छापेमारी को लेकर खबर यह कि छापेमारी के दौरान आईडीएफ ने कई हमास लड़ाकों को ढेर कर दिया और हमास की ड्रोन फैक्ट्री को भी कैसे तबाह किया गया उसकी भी तस्वीरें जारी की गई। יש צינורות, אני רואה את הצינורות. और देखिए एक और बड़ी खबर, हमले को लेकर इजरायल पर हमास का रॉकेट से हमला। इजरायली शहरों पर हमास ने ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। हमले में इजरायल को भारी नुकसान का दावा। तो बड़ी खबर यह है कि बंधकों की रिहाई का पूरा प्लान तैयार था। युद्ध विराम का समय भी तय हो चुका था। बाकायदा इजरायली पीएम मीडिया के सामने भी आए और समझौते के बारे में देश को बताया भी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि रिहाई समझौते को अब झटका लग गया है।
तफसील से इसके बारे में जानकारी आपके सामने, क्योंकि सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हनेगबी का ये जो बयान सामने आया है उसके आधार पर यह माना गया कि शुक्रवार तक बंधकों की रिहाई नहीं होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है कि रिहाई में देरी के मायने भी हम आपको साथ साथ बता रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से इजरायल को हमास से धोखे का अंदेशा है। यही एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है रिहाई में हो रही देरी को लेकर। हालांकि आज सुबह 10 बजे से रिहाई को लेकर खबरें आई थी और रिहाई की बातचीत जिस तरीके से आगे बढ़ रही थी उसको लेकर भी बयान आया था, लेकिन उसी आधार पर मायने भी समझिए, क्योंकि इजरायल को हमास के किसी प्लान के बारे में पता चला है। यही वजह हो सकती है कि नेतन्याहू की धमकी के बाद हमास ने अब डील को तोड़ने का फैसला लिया है। हालांकि ये महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हनेगबी का ये बयान रिहाई को लेकर हो रही बातचीत को लेकर ही सामने आया था, ये कहते हुए कि ये बातचीत आगे बढ़ रही है। लेकिन ये साफ हो चुका है कि नेतन्याहू की धमकी के बाद हमास ने अब डील को तोड़ने का फैसला ले लिया है। अब समझौते के तहत बंधकों की रिहाई को लेकर खबरें तो लगातार सामने आ रही हैं, वहीं क्या हमास को इजरायल की सेना पर भरोसा नहीं है, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल उठ गया है। हालांकि समझौते के तहत जिस तरीके से बंधकों को लेकर डील को लेकर बाकायदा आधिकारिक तौर पर बयान सामने आ गए, उसमें इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि रिहाई आज नहीं बल्कि अब कल होगी। अब बंधकों की रिहाई को लेकर बने सस्पेंस को लेकर खबर यह है कि कुछ देर पहले ही नेतन्याहू ने डील को लेकर बड़ी बातें कही थी। शुक्रवार तक रिहाई की उम्मीद भी अब कम है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के नेताओं को खत्म करने के लिए मोसाद को आदेश दे दिया है। मोसाद जो कि सीक्रेट एजेंसी इजरायल की खुफिया एजेंसी जो अपने ऑपरेशन को 100% पूरा करती है। तो आदेश में क्या कहा गया? मोसाद को ऑर्डर हमास का खात्मा करना है। हमास का काल बनेगी इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद। जो जानकारी सामने आ रही, मोसाद को मिला है हमास को खत्म करने का टारगेट, बड़े नेताओं का खात्मा किया जाए। यह आदेश बाकायदा इजरायली पीएम की तरफ से दिया गया। दुनिया के कोने कोने में जहां पर भी हमास के टॉप लीडर छुपे हुए हैं, उन सबको टारगेट पर लिया गया है। इसके साथ ही इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खात्मे का संपूर्ण ऑर्डर दे दिया है। आदेश के बाद मोसाद ने अब लिस्ट बनानी भी शुरू कर दी। यानी जो समझा जा रहा था कि क्या ये जो बंधकों की रिहाई है, ये जो समझौता होने की बात कही जा रही है, ये जो सीज फायर की बात है, इसके बाद हमास के खिलाफ इजरायल का ऑपरेशन रुक जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये साफ कर दिया इजरायली पीएम ने कि इसके बाद और विध्वंसक युद्ध होगा और जब तक हमास का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता तब तक ये जंग चलती रहेगी। एक बड़ी खबर, मिस्र के काहिरा में हमास के नेताओं ने बैठक की है। फतह के पूर्व अधिकारी नासिर कुदवा के साथ बैठक की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बैठक की। इजरायल के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा की गई है। तो ये तस्वीरें इसलिए भी गौर करने वाली है क्योंकि ये बैठक कहां पर हुई है? मिस्र के काहिरा में बैठक हुई है। हमास के नेता इस बैठक में मौजूद हैं। फतह के पूर्व अधिकारी नासिर कुदवा के साथ बैठक हुई है। इजरायल के खिलाफ आगे क्या रणनीति होनी चाहिए, आगे क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जानी चाहिए, इसको लेकर बाकायदा चर्चा की गई है। तो हमास के साथ बंधकों की रिहाई को लेकर इजरायल की डील और सवालों के घेरे में है। आज बंधकों की रिहाई टलने के बाद यह सस्पेंस और गहरा चुका है। आगे होगा क्या, ये बड़ा सवाल। लेकिन अरब में ऐसे महाविनाशक युद्ध का तूफान आकार ले रहा है जो महाप्रलय भी बन सकता है। अमेरिका विरोधी खेमे ने अमेरिका के खिलाफ अब बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचना भी कैसे शुरू कर दिया है। ईरान की छत्रछाया में चलने वाले प्रॉक्सी संगठनों को बहुत बड़ी बारूदी खेप पहुंचाई जा रही है। पूरे अरब में 10 ऐसे केंद्र तैयार हो चुके हैं जहां से कभी भी विश्व युद्ध की चिंगारी और भड़क सकती है और यह युद्ध न्यूक्लियर युद्ध में तब्दील हो सकता है। इसलिए आशंका गहरा रही है 100 घंटे बाद अरब से विश्व युद्ध का ब्लास्ट हो सकता है। Соединенных Штатах монополизировать посреднические функции. Things are looking good at the moment. נמשיך במלחמה עד שנשיג את כל היעדים שלנו.要拿出实际举措，
防止冲突扩大。 इजराइल का युद्ध विराम महाविनाशक युद्ध से पहले की खामोशी है। गाजा पर बमबारी भले बंद हो गई हो, लेकिन अरब महाशक्तियों की जंग का अखाड़ा बन चुका है और इजराइल ने स्पष्ट कर दिया है कि युद्ध जारी रहेगा। נמשיך במלחמה עד שנשיג את כל היעדים שלנו. לחסל את החמאס, להשיב את כל חטופינו ונעדרינו, ולהבטיח שבעזה לא יהיה שום גורם שמאיים על ישראל. इजराइल ने कह दिया है कि हमास के विनाश तक युद्ध जारी रहेगा और संकेत ऐसे हैं कि युद्ध विराम के दौरान दोनों खेमे शक्ति जुटा रहे हैं। सीज फायर के बाद पहले से ज्यादा बड़े और ज्यादा विनाशक युद्ध की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि अब दुनिया की सुपर पावर अरब में आमने सामने आ चुकी है। अरब में महायुद्ध की आशंकाएं बढ़ती जा रही है क्योंकि अमेरिका विरोधी खेमे ने प्रॉक्सी संगठनों को नए हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है। अमेरिका विरोधी खेमे का यह प्लान है कि इजराइल पर और अरब में यूएस बेस पर पहले से ज्यादा बड़े हमले कराए जाएं प्रॉक्सी संगठनों के जरिए। अमेरिका की टॉप सीक्रेट रिपोर्ट से पता लगा है रूस लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह संगठन को एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है। अमेरिका की रिपोर्ट है कि रूस की प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप वैगनर हिजबुल्लाह को एयर डिफेंस सिस्टम भेजने वाला है। वैगनर के पास पंशीर और S-300 एयर डिफेंस सिस्टम है, वो इनकी सप्लाई हिजबुल्लाह को करने वाला है।